वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकेश विश्वकर्मा। जैसा आप सबको अच्छे से पता है कि हम ऑनलाइन इंग्लिश चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर डेली क्लासेस ले रहे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती जा रही है टाइम टू टाइम। और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हर दिन बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी उसके बढ़ रहे हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है कि आप काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो साथ साथ एक बात का ध्यान रखिए कि नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, क्योंकि रोज़ रोज़ ये बात क्या है, संभव नहीं है ये आप सबके लिए कि आप जो है ये डेली इंटरनेट के माध्यम से सीख सके। तो नोट्स बनाएंगे तो क्या आप पे एक रिटर्न में उसका पूरा अकाउंट तैयार हो जाएगा। जब कभी आप कॉम्पिटेटिव इंग्लिश की क्लास एग्जाम्स को फेस करने जा रहे हैं या अपने एग्जाम को फेस कर रहे हैं, उस दौरान क्या होगा, आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके पास में रिटर्न अकाउंट होगा, तो आप बड़ी इजीली उसको सिस्टमेटिक तरीके से आप उसका रिवीजन कर सकेंगे। और साथ साथ जिसका अच्छी एग्जाम्स में सिलेक्शन होता जाए, उससे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो अपडेट करते जाए अपने रिकॉर्ड को और मैसेज करते जाएं, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी क्लासेस का कितना एडवांटेज उनको मिलता जा रहा है। ओके, तो आज से हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। आपको एरर फाइंड आउट करना मैंने सिखाया। अगर वाकई एरर के और भी आपको लेक्चर्स चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ में नए टेंसेस के एरर को तैयार कर सकूं। तो आइए आज बिना देरी किए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने एक नाम और सुना होगा जिसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। पर आज हम फिगर ऑफ स्पीच की स्टडी ना करते हुए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टडी कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है? फिगर ऑफ स्पीच से क्या होता है, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एरर्स कमी आती है, पर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वो क्या होता है, वो बेस होता है। इसको स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है, जिसे रीढ़ की हड्डी हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी होती है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही प्रभावशाली टॉपिक है, और इसके बिना क्या होता है पता आपको, इसके बिना आप एरर फाइंड आउट नहीं कर पाते। क्योंकि मैं यहाँ पर अगर बोलूं कि इसके नाउन में एरर है, तो आपको पता ही नहीं है कि नाउन होती क्या है। या बोलूं प्रोनाउन में इसकी मिस्टेक है, या प्रीपोजिशन में है, या कहीं पर भी इसकी एरर बतानी होती है मुझे, तो मैं किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सहारा लूंगा और बताऊंगा इसमें एरर है। तो आपको पता ही नहीं है कि वो वर्ड जो है कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, जैसे मैं सिंपली, आप बहुत बार देखा होगा आपने कि ये माए, अपन जब बहुत छोटे रहते हैं एक सेंटेंस सीखते हैं, दिस इज माय स्कूल। पर वास्तविक तौर पे एक छोटे से सेंटेंस में आपको इस माय का नहीं पता है कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस सबको इसका मतलब पता है। अनपढ़ लोग हैं वो भी बोलते हैं कि दिस इज माय कंट्री, या अपन उसको बोल रहे हैं प्लीज गिव मी माय पेन, तो वो दे देंगे आपको पेन। पर उसको क्या, बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी इस माय का नहीं पता है कि आखिर में पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। तो आपको बहुत एक नॉर्मल एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाऊंगा कि एक परिवार होता है, उसमें हर एक व्यक्ति का एक छोटा से बड़ा किरदार होता है, हर व्यक्ति का। तो ठीक एक परिवार की तरह एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अंदर वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां से लगाकर यहां तक इस सेंटेंस में अलग अलग वर्ड है, मतलब ये एक पूरा परिवार है। अब इस पूरे परिवार में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें। ठीक है, तो इसमें कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में एरर होती है, ये जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसके माध्यम से पता लग जाएगा हमको बहुत ही अच्छे तरीके से। तो नाउन सबसे पहले शुरुआत में इसमें आता है नाउन। अंग्रेजी में 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है इंग्लिश में।
पहली होती है नाउन, दूसरी होती है प्रोनाउन, तीसरी प्रीपोजिशन, चौथी कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और इंटरजेक्शन। ये क्या है, इसकी सीक्वेंस अलग है पर मैंने इसकी सीक्वेंस पूरी बदल दी है। उसका रीजन ये है कि जब आप डिफिकल्ट पहले कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो जाता है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है या ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप क्या करेंगे, उस वीडियो को देखना बंद कर देंगे। ऐसा कभी मत करना, उस वीडियो को रिपीट देख लेना, रोक के देख लेना, कांटेक्ट करके पूछ लेना कोई अगर प्रॉब्लम आए तो, पर उसको बंद नहीं करना आपको, क्योंकि अगर ऐसा कर देंगे तो वो शस्त्रों का त्याग हो जाएगा एक तरह से। और एक अच्छे योद्धा की पहचान ये होती है कि युद्ध में हमेशा डटा रहे किसी भी कीमत पर, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मिक्सअप कर दिया, इसमें नाउन प्रोनाउन ले लिया, प्रीपोजिशन कंजंक्शन ले लिया, वर्ब एडवर्ब ले लिया, एडजेक्टिव और इंटरजेक्शन ले लिया। मतलब मैंने क्या किया, डिफिकल्ट और उसके साथ में फिर एक इजी, फिर इजी, फिर डिफिकल्ट, फिर डिफिकल्ट, फिर इजी, फिर इजी, फिर डिफिकल्ट, ऐसा कर दिया। तो आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहली चीज इसको सीखने में, फिलहाल आज अपन इन सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, ठीक है। चार पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे अपन, 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले इन बाकी की पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं यहां से हटा देता हूं ताकि एग्जांपल लेने में बड़ी आसानी हो जाए, यहां पर बड़ी इजीली हम इनको लिख सकें। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि माय जो है कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपका जवाब मुझे चाहिए ताकि मुझे पता लगे कि आप इस चीज को कितना सीरियसली ले रहे हैं, कितना अच्छा समझ में आ रहा है, या आपका ज्ञान किस लेवल तक है, किस लेवल तक मुझे और पढ़ाना है। आपके फीडबैक्स बहुत जरूरी है, इसी से क्या हमें आगे ताकत मिलती है इस काम को करने की, ठीक है। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आज हम सिर्फ 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। उसमें पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, ठीक है। आप सबसे पहले अगर इंग्लिश में जानते हैं तो वो नाउन ही है। अक्सर जब हम छोटे रहते हैं तो नाउन की एक डेफिनेशन दी जाती है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर यहाँ पर क्या है, नाउन का थोड़ा फॉर्म जो है वो थोड़ा डेप्थ में दिया हुआ है, इसकी डेफिनेशन डेप्थ में है। तो यहाँ पर क्या है, नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, क्वालिटीज, वर्च्यू, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। मतलब नाउन के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है जो आपको दिखती है और जो नहीं भी दिखती है। जैसे हवा है, वो दिखती नहीं है आपको पर वो भी एक नाउन है, ठीक है। आगे चलकर पढ़ेंगे अपन के नाउन कितने प्रकार की होती है। 5 प्रकार की नाउन होती है इसमें, है ना। कॉमन नाउन होती है, और इसमें कलेक्टिव नाउन होती है, इसमें मटेरियल नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। ये इतना डेप्थ में अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो क्या अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो बस हल्की फुल्की डेफिनेशन से, ताकि आप इन चीजों से फेमिलियर हो जाए, ताकि आगे जब आप हाईली ग्रामेटिकल या फंक्शनल ग्रामेटिकल वीडियोस देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से वो चीजें समझ में आ जाएगी। बहरहाल यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हूं कि नाउन क्या होती है। जब आप सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो वो उसकी नाउन होती है। जैसे एक सबसे स्मॉल सेंटेंस लेता हूं मैं कि बॉय इज वेटिंग फॉर लंच। एक सेंटेंस है, या एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, इसमें रोहन इज राइटिंग अ लेटर। तो पहले
वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कार्य को करने वाला। इस पूरे सेंटेंस में इस कर्ता की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसका इफेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पर दिखता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो भी काम करेगा उसका असर ऑब्जेक्ट पे दिखेगा। जैसे एक लेटर है, उसको लिखने का काम रोहन कर रहा है, तो लेटर जो है खाली था पहले पेपर के माध्यम से, और बाद में वो लेटर में कन्वर्ट हुआ। तो इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो परिवर्तन हुआ, जो चेंज हुआ, वो सब्जेक्ट की वजह से हुआ, इसलिए इसको सब्जेक्ट कहा जाता है। और हिंदी में इसको कर्ता कहा जाता है, और हिंदी में ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कर्म, मतलब जिस पे काम हो रहा है। तो ये इसमें नाउन है, ये इसमें नाउन है, और ये इसमें नाउन है, और ये इसमें नाउन है। कैसे पता लगा कि ये नाउन है? ये पता लगता है इस माध्यम से, जैसे कि हमेशा सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस में, वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। इधर इट मे बी अ प्रोनाउन और अ नाउन। और ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अब जो शब्द नाउन के स्थान पर यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे ये कॉमन नाउन है। कॉमन का मतलब होता है सभी लड़कों के साथ में वो यूज कर सकते हैं, पर सभी लड़कों के साथ में कभी भी आप रोहन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रोहन तो नाम अपने आप में ही अलग है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। प्रॉपर सिर्फ रोहन के लिए, इसमें आप सिर्फ देखें तो ये इसमें प्रॉपर नाउन है, और उसमें ऊपर वो कॉमन नाउन है। ठीक है, तो जो वर्ड नाउन के स्थान पर यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां नाउन यूज नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि बार बार जब मान लो कोई आर्टिकल लिखा है, इसमें मान लो नाउन बार बार रिपीट हो रही है, तो थोड़ा सा वो सादा डेकोरेटिव फॉर्म में यूज नहीं होता है, तो इसकी जगह ही यूज कर सकते हैं। जैसे बॉयज वेटिंग फॉर लंच, एंड अगर आगे कुछ लिखना है इसी सेंटेंस में, तो अब इसको बॉय से रिप्रेजेंट ना करते हुए इसको ही से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। यहां पर इसकी डेफिनेशन लिख लो ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए। इसको मैं चाहता हूं कि आपके लिए इतना आसान हो जाए सीखना कि आपको डिफिकल्ट ना लगे। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसके साथ क्या भी आ सकता है? इसमें वर्च्यू आ सकता है, गुण को भी, और क्वालिटी। स्टेट, इसकी अवस्था भी आ सकता है। स्टेट मतलब अवस्था। स्टेट का मतलब राज्य भी होता है। ठीक है, तो यहां पर स्टेट उसकी अवस्था है। जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है, वो कौन सी अवस्था में। तो अब आते हैं अपन प्रोनाउन की जगह पर। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है, द वर्ड्स which are used in a place of noun। नाउन के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, द वर्ड्स which are used in place of noun called
प्रोनाउन, उनको प्रोनाउन माना जाएगा। कैसे? जैसे रोहन की जगह आप ही यूज कर रहे हैं तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही इज राइटिंग लेटर। ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। कौन सा नाउन है? इसको कहा जाता है प्रॉपर नाउन, इसको कहा जाता है कॉमन नाउन। प्रॉपर सिर्फ उसी के लिए, कॉमन सभी के लिए, जितने भी बॉयज हैं उन सब के लिए यूज हो सकता है, जितनी भी गर्ल्स हैं उन सब के लिए ही यूज हो सकता है, अगर यूज हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ा नाउन, फिर पढ़ा हमने प्रोनाउन। अब हम पढ़ते हैं इसमें प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। ये दो चीजें इसमें से हटा देता हूं ताकि आपके क्या नोट्स बनाते हुए थोड़ा मिक्सअप ना हो। ठीक है, ये भी हटा देता हूं, 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, एग्जांपल्स भी हटा देता हूं। आप चाहें तो इस वीडियो को रोक कर एग्जांपल्स को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, है ना। पर स्क्रीनशॉट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो लंबे समय तक रहेगा नहीं, तो इट वुड बी मोर बेटर कि अगर आप लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है प्रीपोजिशन। अब जब इस वर्ड को ब्रेक करेंगे आप तो दो वर्ड पाएंगे, एक प्री और दूसरा होता है पोजीशन। पोजीशन से पहले, किससे पहले? नाउन या प्रोनाउन से पहले। जैसे इसको क्या भी कहा जाता है हिंदी में? संबंध सूचक शब्द। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहा जाता है संबंध सूचक शब्द, या शायद संबंधवाचक शब्द भी कहा जाता है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखना है आपको कि ये जो पोजीशन है इसकी कहां पर, ये प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होती है, और ये हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध स्थापित करती है। ये हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करती है। मतलब है रिलेटेड वर्ड्स कहा जाता है इसको, रिलेटिंग वर्ड्स भी कहा जाता है और रिलेटेड वर्ड्स भी कहा जाता है। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या संबंध है ये प्रीपोजिशन इसमें बताती है। जैसे द बॉक्स इज टेबल, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है इसकी। अब इसके बाद में एक वर्ड यूज होगा जो इस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के बीच में जो संबंध है वो इसमें डिफाइन करेगा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मैं यूज करूंगा ऑन, और आर्टिकल इससे पहले ही द, ये द तो पहले लगना था इसमें। बहरहाल सेंटेंस बनेगा द बॉक्स इज ऑन द टेबल। तो ये ऑन जो है ये इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, एक रिलेशन बता रहा है, इसलिए इसको रिलेटिव वर्ड कहा जाता है। और कहां पर? प्रीपोजिशन। फिर से पोजीशन कहां लेगा? ये नाउन से पहले लेगा। नाउन क्या है इसमें? नाउन है इसमें टेबल। ठीक है, द इसमें आर्टिकल है जो टेबल से पहले लगा है, पर द टेबल पूरा नाउन है। प्रीपोजिशन किससे पहले की पोजीशन? या तो नाउन की या प्रोनाउन की। जैसे इसी सेंटेंस को मैं प्रोनाउन के साथ यूज करके बता दूंगा आपको। द बॉक्स इज ऑन इट। इट क्या है? ये न्यूट्रल प्रोनाउन है और किसकी जगह पर यूज कर लिया हमने इसको यूज किया हमने टेबल की जगह। आप सबको पता है कि 3 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, मस्कुलाइन प्रोनाउन, फेमिनाइन प्रोनाउन और न्यूट्रल प्रोनाउन इसमें। ठीक है, तो न्यूट्रल प्रोनाउन जो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में इट यूज होता है उसके साथ में है। और प्रीपोजिशन कब से पहले पोजीशन? ये नाउन से पहले की पोजीशन है और प्रोनाउन के पहले की भी पोजीशन हो सकती है, क्योंकि
सब्जेक्ट हमेशा नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध स्थापित करता है ऑन, दिस इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन, संबंध सूचक शब्द, ठीक है। अब कंजंक्शन भी इसी प्रकार होता है, पर इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। ये क्या करता है, ये ज्वाइंट कर देता है, दो सेंटेंसेस को भी कर सकता है। बड़ा ध्यान से सुनना इस बात को, ये किसको ज्वाइंट कर सकता है, सेंटेंसेस, किसको, क्लॉज, क्लॉजेस, फ्रेजेस, किसको भी, वर्ड्स को। पर इसमें देखने वाली बात यह है कि अगर जोड़ेगा सेंटेंस को तो सेंटेंस को सेंटेंस से ही जोड़ेगा, कभी भी क्लॉज को सेंटेंस से नहीं जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से ही जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से ही जोड़ेगा और वर्ड को वर्ड से ही जोड़ेगा। जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, राम एंड श्याम, ठीक है, एक सेंटेंस है तो ये वर्ड है, और इस वर्ड को वर्ड से जोड़ दिया, किसने जोड़ा, एंड ने। दो क्लोज ले लेता हूं मैं, क्लोज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज क्लोज, क्लोज ये होता है कि जो उपवाक्य होता है उसको क्लोज कहा जाता है। जैसे एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, जैसे लता, ऊपर लिख देता हूं ये थोड़ा ताकि आपको दिखने में आसानी होगी, आपको आसानी होगी तो मुझे ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि आपके वो चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले तो आपको यह समझाना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की परिभाषा मैंने दे दी, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखना थोड़ी सी रोचक बात आएगी, क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अब उस दिन मैंने बोला सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड, क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड, और आज बोल रहा हूं मैं फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसका प्रॉपर सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है और इसमें वर्ब भी होती है, मतलब ये परफेक्ट सेंस देता है। क्लोज जरूरी नहीं है परफेक्ट सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। फ्रेज इसका कभी भी परफेक्ट सेंस नहीं होता है, क्योंकि दो क्लॉज मिला के एक सेंटेंस बना सकते हैं, पर कभी भी दो सेंटेंस मिलकर कभी भी एक क्लॉज नहीं बन सकते हैं। क्लॉज होता है वाक्यांश, फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश, और क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा एक लार्ज सेंटेंस लिखूंगा, उसमें ये चीजें इंक्लूड हो जाएगी। इफ यू कम आई विल गो, यदि आप आते हो मैं चला जाऊंगा। ये मैंने कल एक रूल बताया था आपको कि प्रेजेंट होगा तो उसके साथ फ्यूचर लग सकता है ना, तो उस रूल को फॉलो भी कर रहा है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं। इफ कंडीशनल वाक्य, यू मतलब आप और कम मतलब आते हो, यदि आप आते हो तो मैं चला जाऊंगा, तो ये पूरा सेंटेंस है। यदि आप आते हो तो मैं चला जाऊंगा, तो ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया सेंटेंस। पर ये सेंटेंस में अगर मैं पीछे वाला भाग हटा देता हूं तो क्या आपको इस सेंटेंस में कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया, ठीक है। और वो बाद में था, वो क्या था, वो भी क्लॉज था। तो क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के फिलहाल मैं क्लॉज यहां पर बताऊंगा। एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज था, क्योंकि इफ यू कम से कुछ भी समझ में नहीं पड़ रहा है, पर जब आप उस सेंटेंस को फिर देखेंगे आई विल गो, तो जब ये सेंटेंस नहीं भी होगा तब भी इसका एक परफेक्ट मीनिंग निकलेगा। मतलब ये जो है ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पर बिना निर्भर हुए भी इसका खुद का एक मतलब निकल रहा है, एक सेंस समझ में आ रहा है। पर ये डिपेंडेंट है, जब तक ये नहीं लगा होगा तब तक इसका कोई सार्थक मतलब नहीं निकलता है। अब फ्रेज क्या होता है, फ्रेज जो होता है वो इससे भी छोटा होता है, उससे जितना क्लॉज से पता लगता है उतना भी फ्रेज से पता नहीं लगता है, ठीक है। तो इसको सबसे छोटे वाक्य को कहा जाता है फ्रेज। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सभी होते हैं, पर सभी सेंटेंस नहीं होते।
क्लोज जो होते हैं वो सेंटेंस के उपवाक्य होते हैं 2 वाक्यों के, और फ्रेज तो एक छोटा सा भी हो सकता है, जैसे आई लाइक फ्रेज। अब क्या लाइक कर रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, जब तक मैं इसको आई लाइक कॉफी, ये क्या बना, ये ऑफ कोर्स इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है। इसको आप एक परफेक्ट सेंटेंस कह सकते हैं। ये जब आप इसके साथ और भी यूज करते हैं तो वो एक पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। जैसे आई लाइक कॉफी बट माय ब्रदर लाइक टी, या आई लाइक टी बट माय ब्रदर लाइक कॉफी। तो अब ये क्या बना, अब पहले तो ये सेंटेंस था, पर अब ये जो है वो क्लोज बन गया और ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। मतलब एक सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस हो सकते हैं, क्लोजेस हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि एक सेंटेंस परिवार की तरह होता है। परिवार में क्या होता है, सब होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, भाई भी होते हैं, बहन भी होती है, पिताजी भी होते हैं, दादाजी भी होते हैं, दादी जी भी होती है, सब होते हैं, सब मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है और भागीदारी होती है, और उसको कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब हर व्यक्ति का एक पार्ट होता है, उसका एक रोल होता है उस परिवार के अंदर। ठीक है, कोई जोड़ने का काम करता है, जैसे कंजंक्शन है, आपने देखा होगा दादाजी का काम होता है जोड़ने का, तो ये इनको दादाजी मान सकते हो आप अपने में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये दादाजी हैं वर्ड्स के। ठीक है, कंजंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं किस प्रकार ये कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। आई वॉज रनिंग, एक सेंटेंस लेते हैं, आई वॉज रनिंग आफ्टर यू। अब कैसे पता लगेगा कि ये कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है? ये जब कभी प्रोनाउन से पहले यूज होता हो तो, या नाउन से पहले यूज होता हो तो वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये यहां पर यू क्या है, प्रोनाउन है, तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, और कंजंक्शन हमेशा प्रोनाउन के पहले यूज नहीं होगा। ठीक है, नाउन के पहले भी यूज नहीं होगा। कंजंक्शन तो क्या करेगा, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा, उसे कंजंक्शन कहा जाता है। देन एंड देन आज के लिए काफी इतना ही। मैंने आपको 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाई। पहली नाउन, दूसरी प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं हुए हैं, प्रीपोजिशंस करवाई है मैंने। एडजेक्टिव वैसे सीक्वेंस में आता है, पर मैंने पहले प्रीपोजिशन करवाई है, प्रीपोजिशन, और उसके बाद में मैंने कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या है, जोड़ना। मैंने बताया एंड लगा के जोड़ देते हैं। किस किस को जोड़ते हैं, सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को और वर्ड्स को। उन सबसे क्या मिलता है, जोड़ने से वाक्य बड़ा बन जाता है। उसमें क्या होता है, अलग अलग क्लॉज होते हैं। ठीक है, कभी किसी न किसी वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच को भी जरूर डिस्कस करेंगे। ज्यादातर जो पोएट्रीज वगैरह पढ़ते हैं, प्रोज वगैरह पढ़ते हैं, उसमें फिगर ऑफ स्पीच की काफी अहमियत होती है। जैसे मेटाफर, सिमिलीज, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सिमोरन है। तो ये आने वाले वीडियो में कभी देखेंगे। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट कर करके वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।